एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो. IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं. प्रतिक्रिया आहे की जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार. की आता मी मागे घेतो राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला तेही मला कळलं नाही. आणि मला महाराष्ट्रातल्या जनतेने सांगा, आज आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची? ये लड़ाई न पहली बार लड़ी जा रही है न आखिरी बार. राजगद्दी के मोह में वर्तमान जब भी अतीत बनने से इनकार करेगा तब तब एक कुरुक्षेत्र सजेगा. जब जब किसी का हक छीनकर किसी के सिर ताज सजाने की तैयारी होगी तब तब एक महाभारत होगी. तो हे मानव, तू मेरे साथ साथ चल, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो मेरे अतिरिक्त तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैं समय हूं. और मैं मुंबई में MET कॉलेज सेंटर से लेकर YB चौहान सेंटर तक कही अनकही बातों का सार ढूंढ रहा हूं. महाराष्ट्र की महाभारत में चाचा भतीजे के लाड़ को जहर बुझे शब्दों में बदलते देख रहा हूं. भाई बहन के दुलार में दुश्मनी की आहट सुन रहा हूं. ये आहट अभी धीमी है, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की लड़ाई की तारीखें पास आती जाएंगी, ये वाक युद्ध भी ब्रह्मास्त्र बनकर अपनों का कलेजा छलनी करेगा. तो आज तू मेरी सारथी अदिति से सुन और समझ कि कैसे वर्तमान जब भविष्य से मुंह मोड़ लेता है तो एक युद्ध निश्चित हो जाता है. राजनीति में अक्सर किसी का नफा किसी का नुकसान हो जाता है. सही गलत के तराजू पर यह तोलना मुश्किल हो जाता है कि किस पलड़े के हिस्से में सच ज्यादा है और किस पलड़े में झूठ. तो ये फैसला भविष्य पर छोड़ देते हैं कि जो कहा जा रहा है उसमें कितना सच है. आज तो बस ये समझना जरूरी है कि जो कहा जा रहा है उसकी नौबत क्यों आई और कुनबे की इस लड़ाई में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है. कोई भी लड़ाई सिर्फ उस दिन नहीं लड़ी जाती जिस दिन तलवारें निकल आती हैं, जिस दिन जुबानों से शोले बरसने लगते हैं. दरअसल इसकी पटकथा तो बहुत पहले लिखी जा रही होती है और महाराष्ट्र की इस महाभारत के बीज तो 2019 में बोए जा चुके हैं. मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कुछ याद आया आपको? बात 2019 की है, जब शरद पवार ने करीब 80 घंटे में खेल बदल दिया और देवेंद्र फडणवीस के साथ आधी रात को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार को कुनबे में वापस लौटना पड़ा. तब अजीत पवार ने कहा था कि वो चाचा का आशीर्वाद लेकर आए हैं, लेकिन शरद पवार ने पावर दिखाकर अजीत की घर वापसी करवाई और फिर उद्धव सरकार में दोबारा वो डिप्टी सीएम बन गए. देखने में तो वैसे ये सब कुछ सामान्य सी बात लगती है, लेकिन यहां जो मनभेद हुआ उसने इस फूट की पटकथा लिख दी.
सूत्रों के मुताबिक 2019 में अजीत पवार घर जरूर लौट आए, लेकिन उनका मन देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ही रह गया। अजीत नाराज थे, मौके के इंतजार में थे, तो दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस भी भीतर ही भीतर सुलग रहे थे। उनकी नाराजगी उद्धव ठाकरे से थी। वजह यह थी कि जब पूरा बीजेपी का कुनबा 2019 में शिवसेना के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ था, तब फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का साथ दिया। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो उद्धव देवेंद्र फडणवीस की जगह महाअघाड़ी के साथ हो गए, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना से नाराज चल गए। जानकार सूत्र बताते हैं कि अमित शाह से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बात होने का दावा किया था, उस दावे को बीजेपी झूठ मानती है और इसकी वजह से बीजेपी शिवसेना से दूरियां मिटाने को तैयार नहीं थी। यानी आप समझ सकते हैं कि दिलों में आग सुलग रही थी और इंतजार था बदले का। अब देखिए, एक और तो बदले का इंतजार, और बदले की पहली झलक कब मिली? 2 जुलाई 2022 को, जब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी और शिवसेना बिखर गई। और फिर एक साल बाद, ठीक एक साल बाद 2 जुलाई के दिन ही एनसीपी का कुनबा बिखर गया और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का बदला पूरा हुआ। इस पूरे खेल में बीजेपी को क्या मिला, इसकी बात आगे करूंगी। पहले आपको बताती हूं कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने क्या पाया। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे से बदला पूरा हुआ। उद्धव ने 2019 में गठबंधन टूटने का ठीकरा फडणवीस पर फोड़ दिया, जबकि फडणवीस ने उद्धव को कई फोन किए थे जो उद्धव ने नहीं उठाए। फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार से भी बदला पूरा किया, क्योंकि पवार भी फडणवीस सरकार में शामिल होने से मना कर रहे थे। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बनकर देवेंद्र फडणवीस आलाकमान के सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकार बन गए। देवेंद्र फडणवीस पर आलाकमान के भरोसे की बड़ी वजह है उनका त्याग। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने का भरोसा दिया था, फिर अमित शाह से फडणवीस की बातचीत हुई, लेकिन जब पीएम मोदी ने फोन करके फडणवीस से शिंदे सरकार में शामिल होने की बात कही, तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि अभी सरकार को आपकी जरूरत है, सरकार में आपका अनुभव काम आएगा और लंबे समय तक भरोसा बना रहे, इसके लिए भी आपको शिंदे सरकार में होना जरूरी है। बात मान ली और आलाकमान के करीबी हो गए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का कद आलाकमान की नजरों में काफी बढ़ गया, लेकिन इस तमाम जो खेल चल रहा था उसमें फायदे में अजीत पवार कम नहीं रहे। अजीत पवार को भी काफी फायदा मिला। सबसे पहले तो अजीत पवार ने चाचा पवार से बदला पूरा किया। पार्टी कद में जिस तरीके से उनका पार्टी में कद घटाया जा रहा था, जो टीस उनके मन में थी, अजीत ने उस पर मरहम लगाया। लेकिन इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक 2024 में अजीत पवार के खाते में एनसीपी से पहला मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बन सकता है, क्योंकि शरद पवार भी एनसीपी बनने के बाद कभी भी सीएम नहीं बन पाए। सूत्रों के मुताबिक इस फूट की डील में जो फॉर्मूला लागू हुआ है, उसमें 2.5 साल का सीएम का प्रस्ताव भी नजर आ रहा है। अजीत पवार पूरा गेम सेट कर चुके हैं, लेकिन यहां ठहरिए, इस खेल में बीजेपी भी कम फायदे में नहीं रहने वाली। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र की सियासत को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी के इस एक दाव से महाराष्ट्र में अब 6 पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। अब इसका फायदा समझिए। सबसे पहले तो बीजेपी ने मराठावाड़ा में अपने लिए मजबूत वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन यहां यह पेच हो सकता है कि 1999 में कांग्रेस से टूटकर बनी एनसीपी का ज्यादातर वोट बैंक कांग्रेस का ही था। ऐसे में इस वोट के कांग्रेस में वापस जाने की भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए भी बीजेपी के पास एक मास्टर प्लान है। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान का हिस्सा है महाराष्ट्र में बीआरएस की एंट्री। भारत राष्ट्र समिति वहां प्रचार कर रही है जहां कांग्रेस का असर है, कांग्रेस मजबूत है। तो मतलब साफ है, एनसीपी से जो वोट बैंक छूट रहा है, उसके कांग्रेस के पास वापस जाने से रोकने के लिए थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। अभी हाल ही में बीआरएस ने सोलापुर में चुनाव प्रचार किया, जो सुशील कुमार शिंदे का गढ़ है।
इसके अलावा बीआरएस ने नांदेड़ में चुनाव प्रचार किया, जो अशोक चौहान का गढ़ है, और SC/ST वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सर्जरी का यह भी सिर्फ एक चैप्टर है। असल खेल तो तब होगा जब कांग्रेस चक्रव्यूह में होगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी भी तैयारी की जा चुकी है, यानी राजनीति की सारी धाराएं इस समय महाराष्ट्र से बह रही हैं। मोहन भागवत, शरद पवार की मुलाकात भी इसी कड़ी में बेहद अहम है। लेकिन ये कुरुक्षेत्र तो दिल्ली के लिए सजेगा। अभी तो महाराष्ट्र ही अखाड़ा है, जहां घड़ी की लड़ाई बड़ी है। दशकों से अपनी राजनीति से दिग्गजों को पटकनी देने वाले शरद पवार भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। पवार दिल्ली में पावर गेम करना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी उनकी पावर सीज होने लग रही है। अजीत पवार अपने साथ 40 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं और शरद पवार अपने साथ 15 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। और देखिए, मीटिंग्स के मंथर का दौर जारी है और शब्दों में शोले बरस रहे हैं। यहां अभी ना कोई चाचा है, ना कोई भतीजा, ना भाई है, ना बहन। सियासत की बिसात पर पूरा कुनबा बटा हुआ दिख रहा है और जिसका फायदा पूरा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है और पूरा विपक्ष उस पर टकटकी लगाए बैठे। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। प्रतिक्रिया आहे की जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते। इस जुबानी जंग के होते होते ही अजीत गुट ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जता दिया। चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। तो दूसरी ओर शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर दी है। इसे कहते हैं समय का फेर। पवार ने अपने पावर से कई बार नया इतिहास रचा भी है और इतिहास का रुख भी मोड़ा है, लेकिन अब उनका अपना समय की घड़ी मुश्किल है। पॉलिटिकल कॉरिडोर के इस खास एडिशन में बने रहिए। कल फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र के कुछ नए रंग और जुबानी जंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भारत 24 पे। नमस्कार।